नमस्कारम। जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं और कार्ल मार्क्स को कई दिन से लगातार देख रहे हैं, वो ये सोच रहे होंगे कि कार्ल मार्क्स कंप्लीट क्यों नहीं हो रही। हालांकि कार्ल मार्क्स आलोचनात्मक मूल्यांकन के साथ ही कार्ल मार्क्स से संबंधित जो भी मेरे पास विचार थे या मैं जो कुछ आपको बताने वाला था वो कंप्लीट हो चुका है। लेकिन आज मैं आपको कुछ मजेदार और नई चीजें करवाने वाला हूं कार्ल मार्क्स से संबंधित, और मैं आपको कार्ल मार्क्स के समकालीन रूप हैं वो करवाऊंगा कि कार्ल मार्क्स के जो विचार थे उनको परिवर्तित किया गया, किस रूप में परिवर्तित किया गया, समय अनुकूल उनमें क्या बदलाव किए गए, क्या नवीन वैचारिक परिवर्तन हुए मार्क्सवाद के अंदर। मैं आपसे उन समकालीन मार्क्सवाद की उन धाराओं की चर्चा करूंगा, नव मार्क्सवाद की कुछ और नवीन धाराओं की चर्चा करूंगा, नियो मार्क्सिज्म के जो नवीन धाराएं हैं, नवीन अवधारणाएं हैं, आज मैं आपसे उनकी चर्चा करने वाला हूं। तो मैं आपको बताऊं कि मार्क्सवाद दो प्रकार का है। हमने शुरुआत में ही चर्चा की थी कि एक है वो मार्क्स जो वैज्ञानिक मार्क्स हैं, उसको हम प्रौढ़ मार्क्स बोलते हैं, और दूसरा है अलगाववाद और मानवतावाद वाला वो मार्क्स जिसको युवा मार्क्स बोलते हैं। तो हमने चर्चा की थी लुईस अल्थुजर की, हमने चर्चा की थी शुरुआत में मैक्लेनन की, रोमांड ओरा के बारे में थोड़ा सा बताया था, और डैनियल बेल के बारे में बताया था कि ये क्या कहते हैं। जो एपिस्टेमोलॉजिकल ब्रेक आता है, ज्ञान मीमांसीय अंतराल आता है कार्ल मार्क्स की रचनाओं में, कार्ल मार्क्स के विचारों में क्या बदलाव आए, पहले कैसे थे, बाद में कैसे हुए, इसके अकॉर्डिंग हमने बांटा था। लेकिन खैर वो तो कार्ल मार्क्स के खुद के जीवन से संबंधित थे। कार्ल मार्क्स के जाने के बाद भी उनके जो समर्थक विचारक थे उनको भी अपन दो भागों में बांट लेते हैं। तो अपन मार्क्सवाद के दो रूपों की चर्चा करें। एक है परंपरागत मार्क्सवाद, और दूसरा है नव मार्क्सवाद। नियो मार्क्सिज्म। और ये है ट्रेडिशनल या ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म है। जो मार्क्सिज्म मार्क्स के उन सिद्धांतों को मानता है जो कि वैज्ञानिक समाजवाद से संबंधित है, विशेष करके आर्थिक निर्धारणवाद, वर्ग विभाजन, वर्ग विद्रोह और सर्वहारा का अधिनायकवाद। इन विचारों में जो विश्वास करते हैं उनको अपन बोलते हैं परंपरागत मार्क्सवादी। इतिहास की आर्थिक व्याख्या, ऐतिहासिक भौतिकवाद, ये इनमें विश्वास करते हैं। वो है ये वाले ऐतिहासिक भौतिकवाद। उनके लिए अपन कहते हैं कि ये वो विचारक हैं जो वैज्ञानिक समाजवाद में विश्वास करते हैं, प्रौढ़ मार्क्स के विचारों में विश्वास करते हैं। वो है परंपरागत मार्क्सवादी। आर्थिक तत्व ही मेन तत्व है, यही आधार है, बाकी अधिसंरचनाएं हैं। चाहे वो राज्य हो, विचारधारा हो, विश्वास हो, मूल्य हो, धर्म हो, शिक्षा हो, साहित्य हो, कला हो, ये सब की सब फिर अधिसंरचनाएं हैं, सुपर स्ट्रक्चर्स हैं जो आधार के ऊपर निर्भर है। वर्ग दो होंगे, वर्ग विद्रोह होगा, क्रांति होगी,
ऐतिहासिक भौतिकतावाद होगा, इतिहास की जो व्याख्या की है कार्ल मार्क्स ने कि कैसे हम आदिम साम्यवाद से बढ़ते बढ़ते और अंत में साम्यवाद तक पहुंचेंगे। तो इन सब विचारों में जो विश्वास करते हैं उनको हम बोलते हैं परंपरागत मार्क्सवादी। परंपरागत मार्क्सवादियों की अगर हम चर्चा करें कि कौन कौन है परंपरागत मार्क्सवादी, तो प्लेखानोव। देखिए प्लेखानोव का नाम आपने कम सुना है। प्लेखानोव रूस के थे और लेनिन के बराबर के नेता थे। लेनिन जहां बोल्शेविकों के नेता थे, वहीं प्लेखानोव मेंशेविकों के अल्पसंख्यक जो थे उनके नेता थे। मेंशेविकों के नेता प्लेखानोव थे, लेनिन थे, स्टालिन, लियोन ट्राटस्की, ये तो सारे देखिए एक ही देश के। लियोन ट्राटस्की, ये तो चारों के चारों नेता रशिया के हैं। फिर जर्मनी के थे कार्ल काटस्की, फिर पोलैंड की थी रोजा लग्जमबर्ग, इन्हीं ने विचारकों को आगे करें अगर विचारकों की श्रृंखला आगे बढ़ाए तो अपने को चीन में दिखाई देंगे माओ से तुंग या माओ, और क्यूबा में चलें तो अपने को दिखाई देंगे फिदेल कास्त्रो। चलिए इतने नाम करते हैं अपन। ये सारे परंपरागत मार्क्सवादी कहलाते हैं। ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिस्ट है ये सारे के सारे। अब उसके बाद 1920 के बाद यानी बोल्शेविक क्रांति के बाद फिर देश के और यूरोप के अंदर विभिन्न हिस्सों के अंदर नव मार्क्सवाद का विकास हुआ। और विशेष करके जो स्टालिन ने जिस प्रकार की व्यक्तिगत तानाशाही स्थापित की, सर्वहारा के नाम के ऊपर, मजदूरों के नाम के ऊपर जो तानाशाही स्थापित की, कहां रशिया में पहले सर्वहारा की तानाशाही आनी थी, फिर साम्यवादी दल की तानाशाही आई, उसकी बजाय फिर अंत में एक व्यक्ति स्टालिन की तानाशाही आ गई। तो फिर उसके खिलाफ और परंपरागत मार्क्सवाद की जो अभी अवधारणाएं की थी, इनके खिलाफ फिर मार्क्सवाद के और रूपों का विकास हुआ। उनको अपन कहते हैं नव मार्क्सवादी। ये बहुत सारे हैं नव मार्क्सवादी हैं, ये बहुत सारी धाराएं हैं जो नव मार्क्सवाद रूपी समुद्र में मिलती है। तो ऐसी ही कुछ आज नव मार्क्सवादी नियो मार्क्सिस्ट धाराओं की अपन चर्चा करेंगे। ये तो देखिए ये नाम तो आपको याद है आराम तौर पे, प्लेखानोव, लेनिन, स्टालिन, ट्राटस्की, कार्ल काटस्की, रोजा लग्जमबर्ग, माओ त्से-तुंग, फिदेल कास्त्रो, इनको तो आप कहीं ना कहीं सुनते और पढ़ते रहते हैं। ये सारे के सारे परंपरागत अर्थशास्त्री। हाँ, कम जो चर्चा सुनने में आती है वो नव मार्क्सवादियों की आती है। नव मार्क्सवाद की आज हम कुछ नई धाराएं करने वाले हैं, उनमें आज ही हम चर्चा करेंगे। नव मार्क्स की एक धारा है जो फ्रैंकफर्ट स्कूल से निकली है, आलोचनात्मक सिद्धांत, क्रिटिकल थ्योरी, फ्रैंकफर्ट स्कूल वाली। आज हम चर्चा करेंगे संरचनात्मक मार्क्सवाद, लुई अल्थुजर वाला। हम चर्चा कर लेंगे नव ग्रामसीवाद व ग्रामसीवाद दोनों की, ग्रामसीवाद और नव ग्रामसीवाद दोनों की चर्चा कर लेंगे हम। और हम एक और चर्चा कर लेंगे विश्लेषणात्मक मार्क्सवाद, एनालिटिकल मार्क्सिज्म, विश्लेषणात्मक मार्क्सवाद। और नव मार्क्सवाद के अलावा आज अपन एक और चर्चा करेंगे पोस्ट मार्क्सिज्म, उत्तर मार्क्सवाद।
चलिए, तो अपन परंपरागत मार्क्सवाद की हम संक्षिप्त चर्चा कर चुके हैं। जो मार्क्स सिद्धांतों को मानते हैं, वैज्ञानिक समाजवाद को, वैज्ञानिक मार्क्सवाद को, वो ये है। इनकी खूब चर्चा मार्क्स में चर्चा की तो इनकी विचार उसमें समाहित हो गए। इनके विचार थोड़े से अलग है, इनकी चर्चा करते हैं। हाँ, एक और कर लेंगे, अस्तित्ववादी मार्क्सवाद। अस्तित्ववादी मार्क्सवाद। फिर एक एक करके अपन नियो मार्क्सिज्म की शुरुआत करते हैं और अंत में हम उत्तर मार्क्सवाद कर लेंगे, पोस्ट मार्क्सिज्म कर लेंगे। चलिए, हम बड़ी बड़ी थीम देखते हैं कि ये जितने भी हम सिद्धांत करेंगे, चाहे वो आलोचनात्मक सिद्धांत हो फ्रैंकफर्ट स्कूल वाला, चाहे वो संरचनात्मक मार्क्सवाद हो, चाहे वो नवग्रामसीवाद हो, ग्रामसीवाद हो, विश्लेषणात्मक मार्क्सवाद थोड़ा अलग होगा, या अस्तित्ववादी मार्क्सवाद हो, ये जिन सिद्धांतों को मानते हैं उनके देखिए बड़े बड़ी चर्चा करते हैं। नव मार्क्सवाद की ये जो धाराएं हैं, ये ऑर्थोडॉक्स वाली सिद्धांतों का विरोध करती है। आर्थिक नियतिवाद, इसका ये विरोध करती है। आर्थिक नियतिवाद कि अकेले आर्थिक तत्व ही इतिहास की और समाज की दिशा का निर्धारण नहीं करते, बाकी अन्य जो तत्व हैं, चाहे वो धर्म हो, चाहे जातियां हो, चाहे लिंग हो, चाहे नस्ल हो, चाहे संस्कृति हो, वो भी, चाहे तकनीक हो, वो भी प्रभावित करती है समाज को। वो भी समाज की गति का निर्धारण करते हैं, परिवर्तनों का निर्धारण करते हैं, इतिहास की गति का निर्धारण करती है। तो ये आर्थिक नियतिवाद का विरोध करते हैं। नहीं, ये नहीं होना चाहिए उनके अकॉर्डिंग। अकेला तत्व नहीं है, ये तत्व तो है महत्वपूर्ण समाज परिवर्तन के लिए, लेकिन अकेला तत्व नहीं है, जैसा कि कार्ल मार्क्स कहता है। ये वर्ग क्रांति का विरोध करते हैं और इसकी बजाय ये ज्यादा लोकतांत्रिक तरीकों का समर्थन करते हैं। ये सर्वहारा का अधिनायकवाद है, उसका विरोध करते हैं। उसके बजाय मैंने कहा ये वर्ग क्रांति और सर्वहारा के अधिनायक की बजाय ये ज्यादा लोकतांत्रिक है। और ये जो कार्ल मार्क्स जिस वास्तविक मुक्ति की चर्चा करता है उसकी बात करते हैं, क्योंकि मार्क्सवाद जिस मुक्ति की चर्चा किया करता था, हमें वो न तो चीन में दिखाई दी और न ही वो रूस के अंदर दिखाई दी, बल्कि यहां तो मुक्ति के नाम के ऊपर तानाशाहों ने गला घोट दिया बाकी स्वतंत्रताओं का भी। तो ये कार्ल मार्क्स के मुक्तिवादी जो सिद्धांत हैं, जिनकी हम चर्चा करते हैं कि जो अलगाव का सिद्धांत है, उसके ये समर्थक है। ये प्रत्येक प्रकार के अलगाव को दूर करना चाहते हैं, उसके ये समर्थक हैं। लेकिन वर्ग क्रांति के विरोधी हैं, आर्थिक नियतिवाद के विरोधी हैं। ये बल देते हैं स्वतंत्रता के ऊपर, ये बल देते हैं मानवतावाद के ऊपर। जहां परंपरागत मार्क्सवादी इनका ज्यादा बल है वो आर्थिक समानता के ऊपर है, जबकि इनका बल ज्यादा स्वतंत्रता और मानवतावाद की साइड है। तो ये है नव मार्क्सवादी। अगर ये इनसे इसी रूप में अलग है कि आर्थिक नियतिवादी है, ये नहीं है। ये वर्ग क्रांति का समर्थन करते हैं, ये वर्ग क्रांति का समर्थन नहीं करते। इनका सर्वहारा का नायकवाद है, ये थोड़े लोकतांत्रिक है। ये आर्थिक समानता इनकी चर्चा करते हैं, ये अलगाव, स्वतंत्रता, मानवता इनकी चर्चा करते हैं। तो ये समयानुकूल जो परिवर्तन किया मार्क्सवाद में, वो नव मार्क्सवादी है। अब इनके ना, मैंने कहा बहुत सारी उदाहरणाएं हैं जिनका संबंध नव मार्क्सवाद से है। एक एक करके अपन इनकी चर्चा करते हैं। नियो मार्क्सिज्म, नियो मार्क्सिज्म की अपन तीन धाराओं की एक बार चर्चा करते हैं। एक है आलोचनात्मक सिद्धांत, पहले इसकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, ये जो आलोचनात्मक सिद्धांत है, ये 1930 के दशक में 1922 में एक चेयर बनाई गई फ्रैंकफर्ट विश्वविद्यालय में समाज विज्ञान की, और वहीं से नव मार्क्सवाद का ये वाला रूप पैदा हुआ। आलोचनात्मक सिद्धांत नव मार्क्सवादी है, ये फ्रैंकफर्ट स्कूल में पैदा हुआ। और ये
हेगल से भी प्रभावित है, देखिए जर्मनी है, फ्रैंकफर्ट स्कूल जर्मनी में है, और मार्क्स से भी प्रभावित है, ये ग्रामसी से भी प्रभावित है, जॉर्ज ल्यूकोज का भी इसके ऊपर प्रभाव है, फ्राइड का मनोविज्ञान इन्होंने लिया है, फ्राइड से भी प्रभावित है, सिगमंड फ्राइड जो कि बहुत बड़े मनोविज्ञान थे, इड ईगो सुपर ईगो वाले, उनसे भी प्रभावित है, और ये मैक्स वेबर से भी प्रभावित है। यानी जर्मनी की जो अधिकांश धाराएं हैं यूरोप की, उनसे प्रभावित है। देखिए हेगल से क्या ली, हेगल से इन्होंने चेतना ली है, मार्क्सवाद से भौतिकवाद लिया है, अलगाव लिया है, और आर्थिक तत्व लिए हैं। ये मार्क्स से ले लिए, चेतना और भौतिक, चेतना और जड़ पदार्थ दोनों को मिला दिया। ग्रामसी से विचारधारात्मक हेजीमनी ले ली, या विचारात्मक हेजीमनी का जो विचार है, देखिए हेजीमनी का बहुत बड़ा फेमस विचार है ग्रामसी का हेजीमनी। हेजीमनी का तात्पर्य है कि एक वर्ग के द्वारा दूसरे वर्ग के ऊपर वैचारिक प्रभुत्व स्थापित कर लेना, उसके मस्तिष्क के ऊपर कब्जा कर लेना, ये होता है हेजीमनी। तो ग्रामसी से उन्होंने विचारधारात्मक हेजीमनी ले ली, फ्राइड से मनोविज्ञान लिया है, और मैक्स वेबर से इन्होंने तर्क संगतता ली है, तर्क संगतता। तो ये जो आलोचनात्मक सिद्धांत है नव मार्क्सवादियों का, ये इनसे प्रभावित है। ज्यादा याद नहीं रहे तो इतना तो जरूर याद रखें कि ये हेगल और कार्ल मार्क्स दोनों से प्रभावित है। कि मूलतः तो इनका जो थीम है वो मार्क्स से ली हुई है, लेकिन उसके अंदर मिक्सिंग की गई हेगल की, ग्रामसी की, फ्राइड की, मैक्स वेबर की, इनके विचारों का भी इनमें मिलान किया गया। तो ये फ्रैंकफर्ट स्कूल है, ये शोषण के विभिन्न रूपों की चर्चा करता है। कि अभी तक मार्क्स ने जो सिर्फ आर्थिक शोषण की चर्चा की थी, लेकिन शोषण तकनीकी भी होता है, शोषण लैंगिक भी होता है, शोषण जातीय भी, जैसे भारत में जातीय शोषण है, नस्लीय शोषण भी होता है, अमेरिका में गोरे काले का जो भेद है वो नस्लीय शोषण है। तो ये भांति भांति के जो शोषण है उनकी चर्चा करते हैं। तो ये है आलोचनात्मक सिद्धांत फ्रैंकफर्ट स्कूल का। अब देखिए एक स्कूल और करते हैं, बड़ा ही मजेदार स्कूल है, आमतौर पर इसकी चर्चा कम होती है, और वो है बुडापेस्ट का स्कूल। चलिए पहले इसको कंप्लीट करते हैं। सॉरी, फ्रैंकफर्ट आलोचनात्मक सिद्धांत फ्रैंकफर्ट से निकला, नियो मार्क्सवादियों का है, और इन सब से प्रभावित है। मैंने कहा ज्यादा नहीं तो ये दो तो कर ही ले आप, हेगल को कर ले और कार्ल मार्क्स तो है ही, हेगल को और कर ले। ये बस शोषण के दायरे को व्यापक कर देते हैं। कार्ल मार्क्स सिर्फ आर्थिक शोषण की चर्चा करता है, ये भांति भांति के शोषण की चर्चा करते हैं। कार्ल मार्क्स ज्यादातर आर्थिक मुक्ति के ऊपर बल दे रहा है, ये विभिन्न प्रकार की मुक्ति के ऊपर बल दे रहे हैं, यानी समाज में शोषण के समस्त रूप समाप्त कर दिए जाएं। तो ये ज्यादा प्रासंगिक है जो आलोचनात्मक सिद्धांत है। अब इसके जो विद्वान हैं वो कौन कौन है, इनकी चर्चा करते हैं। हमने ये तो देख लिया कि इनसे प्रभावित है। देखिए इस स्कूल के जो विद्वान हैं उनमें है हर्खहाइमर। इस चेयर की जो संस्थापक हैं मुख्यतः वो हर्खहाइमर थे। ये पहली पीढ़ी के आलोचनात्मक सिद्धांत शास्त्री फ्रैंकफर्ट स्कूल की पहली पीढ़ी के। इन्हीं के साथ फ्रैंकफर्ट स्कूल में एक और प्रोफेसर थे, थियोडोर एडोर्नो। ये दो तो है पहली पीढ़ी के विद्वान, हर्खहाइमर है, थियोडोर एडोर्नो है। जॉर्ज ल्यूकोज का भी इनके साथ संबंध है। फिर अगली पीढ़ी में यहां आए हैं बर्मास। फिर इसी पीढ़ी के और है हर्बर्ट मार्क्यूजे। देखिए नाम पूछते हैं कई बार, इसलिए आप इनका ध्यान रखें, कहीं न कहीं इनकी चर्चाएं आती रहती है, चाहे स्वतंत्रता, समानता, कहीं भी न्याय, इनका नाम जरूर आता है। एरिक फ्रोम, तो हर्खहाइमर, थियोडोर एडोर्नो, हेबरमास, हर्बर्ट मार्क्यूजे, एरिक फ्रोम, ये वो विचारक है जिनका संबंध फ्रैंकफर्ट स्कूल है या आलोचनात्मक सिद्धांत से। ये नव मार्क्सवादियों का ही एक स्कूल है जो फ्रैंकफर्ट स्कूल है। अब चूंकि ये विद्वान जर्मनी के हैं, ये जर्मन नाम है अधिकांश, और इसलिए अपने को ये एकदम से अटपटे से लगते हैं, हर्खहाइमर, थियोडोर एडोर्नो, हेबरमास, लेकिन आप बार बार पढ़ेंगे तो आपकी जीभ के ऊपर
चढ़ जाएंगे और आपके दिमाग में भी स्थायी रूप से घर कर लेंगे। एक बार में नहीं होते, देखिए कोई चीज एक बार में याद नहीं होती। अब मैंने कहा मैंने एक फ्रैंकफर्ट स्कूल कराया, एक और मजेदार स्कूल करते हैं। 1956 में यूएसएसआर ने हंगरी के ऊपर हमला कर दिया था। अपने ही जो सैटेलाइट कंट्री था हंगरी, पूर्वी यूरोप का वो देश था जहां सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद साम्यवादी व्यवस्था आई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब शीत युद्ध आरंभ हो गया, एक तरफ पूंजीवादी शक्तियां इकट्ठी हो गई अमेरिका के नेतृत्व में, दूसरी तरफ साम्यवादी शक्तियां इकट्ठी हुई, साम्यवादी देश इकट्ठे हुए सोवियत संघ के नेतृत्व में। पश्चिमी यूरोप था, उसके ऊपर प्रभुत्व स्थापित हो गया अमेरिका का, पूर्वी यूरोप के ऊपर प्रभुत्व स्थापित हो गया सोवियत संघ का। तो पूर्वी यूरोप के जो देश साम्यवादी देश बने, साम्यवादी व्यवस्थाएं आई वहां, उन देशों में एक हंगरी भी था। इस हंगरी में तात्कालिक जो सत्ता थी, साम्यवादी सत्ता, उसके खिलाफ जब विद्रोह हुआ और वहां के शासकों ने इस व्यवस्था को भी बदलने की कोशिश की जन दबाव में, तब सोवियत संघ ने हंगरी के ऊपर हमला कर दिया, यानी अपने ही साथी के ऊपर हमला कर दिया सोवियत संघ ने। तो वहां इस हमले के बाद वहां फिर एक नए प्रकार का मार्क्सवाद आया जो सोवियत संघ में चलने वाले मार्क्सवाद से अलग था। वह एक नए स्कूल का विकास हुआ जिसको अपन बुडापेस्ट स्कूल बोलते हैं। अब ये बुडापेस्ट है, ये वहां की राजधानी है, बुडापेस्ट स्कूल। तो ये 1956 के बाद बना बुडापेस्ट स्कूल। तो बुडापेस्ट स्कूल भी नव मार्क्सवादियों का है, हंगरी में है बुडापेस्ट, वहां से ये शुरू हुआ बुडापेस्ट स्कूल। तो बुडापेस्ट स्कूल नव मार्क्सवादियों का है, फ्रैंकफर्ट स्कूल भी नव मार्क्सवादियों का है। अब ये जो बुडापेस्ट स्कूल है, इसके ऊपर जो प्रभाव है वो है जॉर्ज ल्यूकोच का। देखिए जॉर्ज ल्यूकोच एक नव मार्क्सवादी है और जॉर्ज ल्यूकोच ने एक पुस्तक लिखी थी, हिस्ट्री ऑफ क्लास कॉन्शियसनेस। तो जॉर्ज ल्यूकोच की हिस्ट्री ऑफ क्लास कॉन्शियसनेस में अलगाव का सिद्धांत पहली बार प्रकट किया गया था। इसका तात्पर्य यह है कि फिर कार्ल मार्क्स का अलगाव का सिद्धांत, देखिए कार्ल मार्क्स का अलगाव का सिद्धांत उसके लगभग 10-11 साल बाद सामने आया था 1932 में जाके, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने सिद्धांत दे तो 1844 में ही दिया था, लेकिन वो संदूक में बंद था। पेरिस की जो पांडुलिपियां जहां से अलगाव का सिद्धांत निकला, वो पांडुलिपियां पुस्तक के रूप में 1932 में दुनिया के सामने आई। तब कार्ल मार्क्स का एक नया चेहरा सामने आया, युवा मार्क्स का। लेकिन अलगाव के वो सिद्धांत उससे भी 10-11 साल पहले जॉर्ज ल्यूकोच ने अपनी पुस्तक में दे दिए थे। तो युवा मार्क्स से प्रभावित था जॉर्ज ल्यूकोच। तो ये बुडापेस्ट स्कूल है, ये जॉर्ज ल्यूकोच से प्रभावित होकर बनाया। जॉर्ज ल्यूकोच का प्रभाव है बुडापेस्ट स्कूल के ऊपर। हंगरी का जो बुडापेस्ट स्कूल है ये नव मार्क्सवादियों का है। तो हमने दो स्कूल किए नव मार्क्सवादियों के, एक फ्रैंकफर्ट स्कूल किया और एक बुडापेस्ट जो हंगरी में है, और फ्रैंकफर्ट था जर्मनी में। ये तो बहुत पहले की बात, 1922 की, ये 1956 के बाद की बात है। तो हमने एक, मान लीजिए, दो नव मार्क्सवादी धाराएं कर ली, एक जो फ्रैंकफर्ट स्कूल से निकली, दूसरी जो बुडापेस्ट स्कूल से निकली। इसकी वही विशेषताएं हैं कि अलगाव के सिद्धांत के ऊपर ज्यादा बल देते हैं, युवा मार्क्सवाद के विचारों को, मानवता को, स्वतंत्रता को, मुक्ति को मानते हैं ये। अब आगे चलते हैं और दो और धाराएं करते हैं नव मार्क्सवाद की। नियो मार्क्सिज्म की दो और धाराएं। एक धारा है संरचनावाद, या इसको बोलते हैं संरचनावादी मार्क्सवाद। पहले इसको देखते हैं संरचनावादी मार्क्सवाद है क्या। देखिए कार्ल मार्क्स है वो आधार और अधिसंरचना दोनों को अलग अलग मानते हैं। ये कहते हैं नींव में आधार है, अधिसंरचना उसके ऊपर टिकी हुई है। तो अगर आपको कहीं से बदलाव करना है
तो आप आधार में बदलाव कीजिए, अधिसंरचना अपने आप बदल जाएगी। तो प्राथमिक तत्व है वो आधार है, उत्पादन की प्रणाली है, मोड ऑफ प्रोडक्शन है। तो आप मोड ऑफ प्रोडक्शन को समझे, बाकी को आप छोड़ दीजिए। परिवर्तनों की शुरुआत है वो मोड ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन प्रणाली से कीजिए। सरकार, राज्य, विचारधाराएं सब कुछ फिर बदल जाएंगे। इसका मतलब आधार अलग है, अधिसंरचनाएं अलग है। लेकिन संरचनावादी मार्क्सवाद कहता है ये तो नहीं होता ऐसा। तो अगर आप किसी भी संरचना को पूर्णतः समझना चाहते हैं तो आधार और अधिसंरचनाओं को आपस में मिलाना पड़ेगा। अगर आप इस पूरे कमरे को समझना चाहते हैं तो ये नहीं कह सकते हम इसको नींव के माध्यम से समझेंगे, नहीं, आपको इसका पूरा होल स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा इस रूम को समझना है। तो संरचनावादियों का यह कहना है कि कार्ल मार्क्स संरचना को अलग अलग तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, उसको उत्पादन प्रणाली में और सुपर स्ट्रक्चर में बांट लेते हैं, उसको बेस और सुपर स्ट्रक्चर में बांट लेते हैं। जबकि नहीं, ऐसा नहीं। अगर किसी भी सामाजिक स्ट्रक्चर को, सामाजिक ढांचे को समझना हो तो आपको उसके समस्त तत्वों को आपस में जोड़ के समझना होगा। चलिए, बॉडी एक स्ट्रक्चर है, अगर आप इसको पूर्णतः समझना चाहते हैं तो आपको इसको मस्तिष्क को समझना होगा, हाथ और पैरों को समझना होगा, लंग्स को समझना होगा, रुधिर तंत्र को समझना होगा, श्वसन तंत्र को समझना होगा, पाचन तंत्र को समझना होगा, क्योंकि सारे एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, इंटरडिपेंडेंट नहीं है। तो संरचनावाद ये कहता है कि चाहे वो आर्थिक तत्व हो, चाहे राजनीतिक तत्व हो, चाहे धार्मिक तत्व हो, इन सब तत्वों को हम एक साथ मिला के ही समझ सकते हैं। समाज सिर्फ आर्थिक तत्वों से नहीं बनता, बल्कि समाज में राज्य भी है, विचारधारा भी है, विश्वास भी है, मूल्य भी है, कला भी है, साहित्य भी है, शिक्षा भी है। इनको हम आपस में जोड़ के समझेंगे। तो क्या राज्य में सिर्फ समाज में बाजार होता नहीं, राजनीतिक गतिविधियां भी होती है। जबकि कार्ल मार्क्स सिर्फ आर्थिक गतिविधियों को मानते हैं, ये समस्त प्रकार की गतिविधियों को जोड़ के और पूरी संरचना को समझना चाहते हैं। तो ये संरचनावादी है, इनकी जो अप्रोच है वो ज्यादा व्यापक है। इनका कहना है कि अगर आपको समाज को समझना है तो आधार और अधिसंरचना का जो विभाजन है उसको रद्द करके पूरी संरचना को एक साथ समझना होगा, आधार और अधिसंरचना को मिला के समझना होगा। परिवर्तनों की शुरुआत कहीं से भी हो सकती है, राज्य से भी बदलाव हो सकता है, विचारधारा भी बदलाव कर सकती है। अब ये जो संरचनावाद जो पैदा हुआ ये फ्रांस में पैदा हुआ, और विशेष करके लुई अल्थुजर जैसे लोगों ने इसका विकास स्टालिनवाद की जो धारा थी उसका विरोध करने के लिए किया था। परंपरागत जो मार्क्सवाद की स्टालिनवादी धारा थी उसके विरोध में खड़े हुए थे संरचनात्मक मार्क्सवाद। तो इसके जो पितृ पुरुष हैं, मुखिया हैं, वो है लुई अल्थुजर। जहां आलोचनात्मक सिद्धांत जर्मनी में विकसित हुआ, वहीं संरचनावादी मार्क्सवाद फ्रांस में विकसित हुआ, लुई अल्थुजर। इसी के एक विचारक है निकोल स्पोलांजा। निकोल स्पोलांजा गोदिलियर है, अपन दो ही कर लेते हैं। चलिए, तो निकोल स्पोलांजा और लुई अल्थुजर है, वो संरचनात्मक मार्क्सवादी हैं और फ्रांस के हैं। चलिए, अब अपन एक और प्रकार का मार्क्सवाद करते हैं। ये भी नव मार्क्सवाद की एक धारा है, अस्तित्ववादी मार्क्सवाद। और इसके जो प्रेरक है वो है जीन पाल सार्त्रे। जीन पाल सार्त्रे, और जीन पाल सार्त्रे भी फ्रांस के हैं। जीन पाल सार्त्रे और मैं जिस लेखिका ने सेकंड सेक्स के नाम से बड़ी फेमस बुक लिखी थी, सिमोन दे बुआ, जो कि रेडिकल नारीवाद की एक मुख्य विचारिका है, उग्र नारीवाद की मुख्य विचारिका सिमोन दे बुआर। सेकंड सेक्स इनकी बड़ी फेमस कृति है। उनके और जीन पाल सार्त्रे ये दरअसल दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, साथ रहा करते थे। जीन पाल सार्त्रे को साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया, लेकिन जीन पाल सार्त्रे ने वो पुरस्कार लेने से मना कर दिया। जीन पाल सार्त्रे ने यह कह के मना कर दिया कि जो नोबेल कमेटी है ये मेरे साहित्य का, मेरे विचारों का, मेरे ज्ञान का निश्चय थोड़ी करेगी। ये तो मेरा ज्ञान क्या है इसका निश्चय मैं करूंगा, मेरा ज्ञान कितना सर्वोच्च है इसका निश्चय या तो पढ़ने वाला पाठक करेगा या मैं करूंगा। कोई और मेरे अस्तित्व का निर्धारण, मेरे ज्ञान का निर्धारण नहीं कर सकता।
तो इन्होंने मना कर दिया था नोबेल लेने से। ऐसे महान विचारक थे फ्रांस के जीन पॉल सार्त्र। तो जीन पॉल सार्त्र है, उनका अस्तित्ववादी मार्क्सवाद है। ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति मुक्त होने के लिए अभिशप्त है। बहुत जोरदार विचार है इनका। देखिए, मुक्ति की चर्चा तो कार्ल मार्क्स भी करते हैं, लेकिन ये इस मुक्ति की ओर चर्चा करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र होने के लिए, प्रत्येक व्यक्ति मुक्त होने के लिए, स्वतंत्र होने के लिए अभिशप्त है। बहुत ही फेमस वाक्य है इनका, छोटा सा ही। यानी आपको हर हालात में मुक्त और स्वतंत्र होना पड़ेगा। यानी प्रत्येक व्यक्ति की नियति होती है कि मुक्त और स्वतंत्र हो। अब हम अस्तित्ववाद को समझते हैं कि अस्तित्ववाद है क्या। जीन पॉल सार्त्रे कहते हैं कि बाकी सभी तत्वों से पहले आता है अस्तित्ववाद। यानी ये विरोध करते हैं आर्थिक नियतिवाद का, ये विरोध करते हैं इतिहास की आर्थिक व्याख्या का, जो कि कार्ल मार्क्स ने की है। क्योंकि आर्थिक नियतिवाद ये कहता है कि प्रत्येक चीज की नियति आर्थिक तत्व निर्धारित करते हैं। तो व्यक्ति कुछ निर्धारित नहीं करता, बल्कि यंत्र निर्धारित करते हैं। यंत्रों का मालिकाना हक निर्धारित करता है कि किसको क्या मिलेगा। तो व्यक्ति ने कहां निर्धारित किया? वो तो उत्पादन के यंत्र निर्धारित करेंगे। उत्पादन के यंत्रों के ऊपर, उत्पादन की प्रणाली के ऊपर जिनका कब्जा होगा वो अमीर होंगे, जिनका नहीं होगा वो गरीब होंगे। तो आर्थिक तत्व प्रत्येक व्यक्ति का भाग्य निर्धारित कर रहे हैं। व्यक्ति अपने अस्तित्व का निर्धारण करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। इतिहास की निश्चित धारा है और उत्पादन प्रणाली के माध्यम से वो चलती है, वही उसको धक्का देती है। व्यक्ति उसको धक्का नहीं देते, मानव धक्का नहीं दे रहे हैं उसको, बल्कि उत्पादन की प्रणाली इतिहास को धक्का दे रही है। कार्ल मार्क्स ये कह रहे हैं। जीन पॉल सार्त्रे कहते नहीं, ऐसा नहीं है। व्यक्ति अपना इतिहास स्वयं बताते हैं, लेकिन आर्थिक तत्व हैं वो नहीं बताते, जैसे कार्ल मार्क्स कह रहे हैं। तो जीन पॉल सार्त्रे कहते हैं कि व्यक्ति का अस्तित्व पहले। अब हम एक छोटे से उदाहरण से समझाता हूं कि अस्तित्ववाद क्या है, कैसे हम अपने खुद, हम क्या हैं, ये अस्तित्व है हमारा। आज मैं शिक्षक हूं, आपको पढ़ा रहा हूं, तो ये निर्णय मैंने किया इसलिए मैं यहां पहुंचा हूं। ये नहीं है कि मेरी परिस्थितियां ने मुझे यहां तक पहुंचाया है। तो परिस्थितियां महत्वपूर्ण नहीं होते, बाह्य तत्व महत्वपूर्ण नहीं होते, बल्कि व्यक्ति अपने अस्तित्व का निर्धारण करने के लिए स्वतंत्र है। प्रत्येक व्यक्ति अपना अस्तित्व स्वयं निर्धारित करता है। उसके समझ में नहीं आता, ये अलग बात है। वो कहते हैं व्यक्ति कोई फूलगोभी नहीं है कि उसको निश्चित आकार दे दिया जाए। इतिहास को जैसा कार्ल मार्क्स कहते हैं वैसा ही चलाया जाए, ऐसा आवश्यक नहीं है। आर्थिक तत्वों का निर्धारण या आर्थिक तत्व भी मानव के अस्तित्व का निर्धारण नहीं करेंगे। मानव अपने अस्तित्व का निर्धारण स्वयं करेगा। जैसे ये कहते हैं कि एक उदाहरण से समझते हैं अस्तित्ववाद क्या है। कि एक लड़का पढ़ा करता था स्कूल में, अच्छी उसकी शिक्षा चल रही थी। अचानक क्या होता है, एक दिन उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। अब पिता की मृत्यु होने के बाद वो बच्चा विद्यालय छोड़कर, स्कूल छोड़ के, अपनी शिक्षा का त्याग करके और एक बनिए के यहां काम करने लग जाता है। अब चलते हैं कि वो बच्चा वहां बनिए के यहां क्यों काम करता है। क्योंकि अब उसका घर चलाना मुश्किल हो गया। उसके पिता जो कमाने वाले एकमात्र व्यक्ति थे वो अब नहीं है, तो मां और भाई बहनों की जिम्मेवारी उस बच्चे को वहन करनी पड़ रही, इसलिए वो काम करता है। इसका तात्पर्य यह है कि वो बच्चा परिस्थितियों का गुलाम है, उसके हाथ में नहीं था। वो तो पढ़ना चाह रहा था, लेकिन वो तो अब तो बढ़िया कि नौकरी करता है वो, तो कहां है उसका अस्तित्व स्वतंत्र। जीन पॉल सार्त्रे कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। उस बच्चे के पास और भी रास्ते थे। उस बच्चे के पास एक रास्ता यह था कि वो आत्महत्या कर लेता, जरूरी था बढ़िया की नौकरी करनी। दूसरा रास्ता यह था कि वो बढ़िया की नौकरी करता रात को और दिन में पढ़ता, स्कूल जाता। तीसरा रास्ता यह था कि वो मना कर देता कि मैं तो पढ़ूंगा चाहे कोई हालात हो जाए, मैं तो बढ़िया की नौकरी करूंगा नहीं, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। तीसरा रास्ता यह था। चौथा रास्ता यह था कि वो किसी के पैर पकड़ता, चाहे कहीं से सहायता लेता, चाहे किसी से स्कॉलरशिप लेता और वो पढ़ाई जारी रखता। पांचवा रास्ता यह था कि वो घर छोड़ के ही भाग जाता।
तो वो घर छोड़ के भाग जाता, आत्महत्या कर लेता, पढ़ाई जारी रखता। तो ये खुद वो निर्धारित करता, लेकिन उसने क्या किया, खुद निर्धारण किया कि मैं तो बढ़िया कि यहां नौकरी करूंगा। तो ये परिस्थितियां नहीं थी जिसने उसको ये रूप दिया, बल्कि उसने खुद ने निर्धारण किया था अपने अस्तित्व का कि मैं तो यहां बढ़िया कि यही काम करूंगा। वो चाहता था अपने अस्तित्व को और कोई भी रूप दे सकता था। तो आप परिस्थितियों के गुलाम नहीं हैं, बल्कि आप अपने अस्तित्व का निर्धारण खुद करते हैं। बस ये है कि आप उसके निर्धारण के लिए प्रयास कितने करते हैं, ये तो फिर हर एक व्यक्ति के ऊपर निर्भर है। तो आप प्रयास करें तो आप अपने अस्तित्व का रूप बदल भी सकते हैं। मैं छोटी सी तरह मेरे बारे में बताता हूं। मेरे जो आज का जो मेरा वर्तमान अस्तित्व है, कि जहां मैं आप शिक्षक के रूप में आपके सामने खड़ा हूं, तो मेरे अस्तित्व का निर्धारण किसने किया? तो ये मैंने खुद ने किया। आज से लगभग 7-8 साल, 10 साल पहले, मान लीजिए 7-8 साल पहले या 10 साल पहले, मैंने खेत, एक शिक्षक था गांव में ही, और गांव के पास ही मेरी पोस्टिंग थी। और वहां जो भी स्कूल का समय बचता, या तो मैं पढ़ने में व्यतीत करता स्कूल के समय के अलावा, या फिर मैं क्या करता, मेरे खेत संभालता। तो मैंने अपना जीवन निश्चित कर लिया था कि खेत संभालने हैं और प्राइमरी एजुकेशन तक रहना है और छोटा मोटा पढ़ना है। तो अगर मैं पहले वहां तक था, फिर मैंने कहा नहीं, इस अस्तित्व को नया रूप देते हैं। फिर मैंने दोबारा पढ़ाई शुरू की, फिर ग्रेड 2 में आया, ग्रेड 1 में आया, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर में भर्ती हो गया। तो आज मैं इस जहां भी पहुंचा हूं, मुद्दा ये नहीं कि मैं आज क्या हूं, मुद्दा ये है कि ये जो मेरा अस्तित्व था, इसका निर्धारण मैंने खुद किया है। अगर मैं हार मान लेता तो मैं वहीं रहता, तो मेरा अस्तित्व वो था। अगर मैंने प्रयास किया तो मेरा अस्तित्व बदल भी लिया। तो प्रत्येक व्यक्ति चाहे तो अपने अस्तित्व को कैसा भी रूप दे सकता है, इसके ऊपर निर्भर होता है। तो व्यक्ति का अस्तित्व है वो स्वतंत्र है, वो आर्थिक तत्वों का गुलाम नहीं है। ये कहना है जीन पॉल सार्त्रे का। चलिए हम संरचनावादी मार्क्सवाद, जो कि लुई अल्थुजर और निकोल स्पोलांजा का है, उसके बाद हम फ्रांस के जीन पॉल सार्त्रे का अस्तित्ववादी मार्क्सवाद किया। अब हम 2 रूप और कर लेते हैं। नव मार्क्सवाद के 2 रूप हैं, एक ग्रामसीवाद है और उसी से निकला हुआ एक नव ग्रामसीवाद है। तो अब ग्रामसीवाद और नव ग्रामसीवाद की चर्चा करते हैं। ग्रामसीवाद और नव ग्रामसीवाद। जहां कार्ल मार्क्स सिर्फ आर्थिक तत्वों पे बल देता है, मार्क्सवाद आर्थिक तत्वों पे बल देता है, कार्ल मार्क्स आर्थिक नियतिवाद पे बल देता है और भौतिकतावाद पे बल देता है। वहीं जो ग्रामसीवाद है, ये विचारधारा पर बल देता है। ये आर्थिक प्रभुत्व की बजाय कि इसके साथ साथ एक और है, वो है वैचारिक प्रभुत्व या विचार प्रभुत्व। कार्ल मार्क्स कहता है कि एक वर्ग है, उसके पास उत्पादन के साधन होते हैं, दूसरा वर्ग उत्पादन के साधनों से वंचित होता है। तो ये जो शोषण निर्धारित करता है, ये आर्थिक तत्व करते हैं, यानी आर्थिक प्रभुत्व ही मेन प्रभुत्व होता है। ग्रामसी कहते हैं, ग्रामसी, एंटोनियो ग्रामसी, जो कि इटली के बहुत बड़े नव मार्क्सवादी विचारक थे, वो कहते हैं नहीं मार्क्स महोदय, ऐसा नहीं है। आर्थिक प्रभुत्व के अलावा एक और महत्वपूर्ण प्रभुत्व था, वह था वैचारिक प्रभुत्व। आपके मस्तिष्क के ऊपर प्रभुत्व स्थापित कर लिया जाता है, इसको वो हेजेमनी नाम देते हैं, वैचारिक प्रभुत्व हो जाता है। तो ये कहते हैं प्रभुत्व आर्थिक नहीं होता, बल्कि प्रभुत्व वैचारिक भी होता है। और इसी से जो ग्रामसीवाद से प्रभावित हो गए, फिर एक और धारा आई नवग्रामसीवाद की। नवग्रामसीवाद है, ये भाषा शास्त्रीय दर्शन से प्रभावित है। इसके ऊपर संरचनावाद का भी प्रभाव है, ये लुईस अल्थुजर वाले का। इसके ऊपर जो प्रभाव है वो फ्रायड के, इसका उत्तर आधुनिकतावाद का भी प्रभाव है। पोस्ट मॉडर्निज्म, स्ट्रक्चरलिज्म और लिंग्विस्टिक जो धारा है, उसका प्रभाव है।
तो ये कहते हैं नवग्रामशीवादी कि सिर्फ आर्थिक तत्व ही महत्वपूर्ण नहीं है, बस बात वही है कि आर्थिक नियतिवाद का विरोध करना यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि भाषा, विचार, प्रतीक ये भी महत्वपूर्ण होते हैं, ये भी परिवर्तन में भूमिका निभाते हैं। भाषा भी परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि जो भी विचार होंगे वो भाषा के रूप में प्रकट किए जाएंगे। तो जैसी भाषा होगी किसी भी देश की, वैसे ही उस देश के विचार होंगे और वैसे ही उन देश के लोगों का मस्तिष्क होगा। तो भाषा, विचार, प्रतीक ये भी महत्वपूर्ण होते हैं, सिर्फ आर्थिक तत्व भी महत्वपूर्ण नहीं होते। ये मानना है नवग्रामशीवादियों का। तो नवग्रामशीवादी भाषा के अंदर भी पाए जाते हैं, नवग्रामशीवादी साहित्य में भी पाए जाते हैं, नवग्रामशीवादी राजनीति में भी है और नवग्रामशीवादी अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भी है। हाँ, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में जो नवग्रामशी पाए जाते हैं, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में वो दो विचारक बड़े फेमस है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में जब अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की जब कभी अपने को मौका मिलेगा थेरीज करने का, अंतरराष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांत करने का मौका मिलेगा, तब अपन चर्चा करेंगे इनकी। ऐसा ही एक व्यक्ति है रॉबर्ट कोक्स, और ऐसा ही एक व्यक्ति है स्टीफन गिल। तो ये रॉबर्ट कोक्स और स्टीफन गिल हैं, ये दोनों अंतरराष्ट्रीय राजनीति में नवग्रामशीवादी है। तो मैंने कहा नवग्रामशीवाद है, ये भाषा शास्त्रीय संरचनावाद और उत्तराधुनिकतावाद। उत्तराधुनिकतावाद की चर्चा तब करते हैं, देखिए अपन जब हम चर्चा करते हैं मिशेल फूको की, डेरेंडा की और इनकी जब चर्चा करते हैं। उत्तराधुनिकतावाद का ये कहना है कि ये जो महावर्तांत है, मेगा नैरेटिव्स है, जो बड़े बड़े सिद्धांत है, जो मार्क्सवाद के रूप में, उदारवाद के रूप में, विचारधारा के किसी भी रूप में हो, ये किसी भी चीज का अंतिम सत्य का निर्धारण नहीं करते। सत्य होता है ये निरपेक्ष नहीं होता, बल्कि सत्य सापेक्ष होता है। कोई भी सत्य अंतिम सत्य नहीं होता। वो ये जो मानते हैं उत्तराधुनिकतावादी मानते हैं। तो ये हमने नवग्रामशीवाद किया। तो ज्यादा नहीं, ग्रामशीवाद है उतना इतना याद रखें कि ग्रामशीवाद है वो निकला हुआ है एंटोनियो ग्रामशी, जो कि इटली का विचारक था, उसके विचारों से, और इसका प्रमुख विचार है हेजेमनी। नवग्रामशीवादी इसी वैचारिक प्रभुत्व के तहत वो कहते हैं प्रभुत्व स्थापना में भाषा का, संरचनाओं का, भाषा, विचार और प्रतीकों का भी प्रभाव होता है। तो ये भी बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। तो नवग्रामशीवाद भाषा शास्त्र, संरचना और उत्तराधुनिकतावाद से प्रभावित है। तो ये नवग्रामशीवाद था। अब हम एक और धाराएं कर लेते हैं मार्क्सवाद की, जो समकालीन धाराएं हैं, और फिर इस मुद्दे को कंप्लीट करते हैं। कुछ समकालीन मार्क्सवाद की और धाराएं हैं, कंटेम्परेरी जो मार्क्सवाद है उसकी धाराएं हैं। कंटेम्परेरी मार्क्सवाद की एक धारा है विश्लेषणात्मक मार्क्सवाद। और ये है गेराल्ड ए कोहेन, जी ए कोहेन। ये इसके प्रेरक है, जी ए कोहेन। कोहेन की एक पुस्तक है कार्ल मार्क्स ए थ्योरी ऑफ हिस्ट्री, और ये 1978 में आई थी, कार्ल मार्क्स थ्योरी ऑफ हिस्ट्री। थ्योरी ऑफ हिस्ट्री 1978 में ये बुक आई थी, 1978 में ये पुस्तक आई थी जी ए कोहेन की, कार्ल मार्क्स ए थ्योरी ऑफ हिस्ट्री 1978। जी ए कोहेन है वो जो वैज्ञानिक समाजवाद है या वैज्ञानिक मार्क्सवाद है उसके समर्थक है। लेकिन ये कहते हैं कि वैज्ञानिक मार्क्सवाद का जो सिद्धांत है, विशेष करके ऐतिहासिक भौतिकवाद, ये बिल्कुल सही सिद्धांत है। अभी तक हम ये देख रहे थे कि नव मार्क्सवादी ऐतिहासिक भौतिकवाद के आलोचक हैं, कि इतिहास की सिर्फ भौतिकवादी व्याख्या नहीं की जा सकती, इसकी चेतनवादी व्याख्या भी, अन्य व्याख्याएं भी की जा सकती है। तो ये वैज्ञानिक मार्क्सवाद को मानते हैं, ऐतिहासिक भौतिकवाद को मानते हैं।
लेकिन ये इसमें उदारवाद की कुछ धाराएं हैं, जैसे तार्किक चयन। फिर कुछ नई धाराएं आई है जैसे कि अनुभववाद। तो ये कुल मिला के जो मार्क्स है उसका आनुभाविक और वैज्ञानिक अध्ययन करना चाहते हैं, आनुभाविक तथ्यात्मक, वही व्यवहारवादियों की तरह आनुभाविक तथ्यात्मक वैज्ञानिक अध्ययन, वो है विश्लेषणात्मक मार्क्सवादी, जिसे हमने कहा G.A. कोहेन। तो देखिए कई बार मिलान करना आ जाता है कि ये विद्वान कौन सी धाराओं के हैं, आप बताएं। तो G.A. कोहेन विश्लेषणात्मक मार्क्सवादी हैं और ये ऐतिहासिक भौतिकवाद का तार्किक आधार के ऊपर, आनुभाविक तथ्यात्मक और वैज्ञानिक आधार के ऊपर अध्ययन करते हैं। यानी ये परंपरागत मार्क्सवाद का समर्थन करते हैं, लेकिन उसमें अनुभववाद और तथ्यवाद मिलाते हैं। तो ये थे विश्लेषणात्मक मार्क्सवादी। एक अंतिम करते हैं, वो है पोस्ट मार्क्सिज्म। उत्तर मार्क्सवाद। देखिए इसके जो विचारक हैं वो है माउफे और लेक्लाउ। माउफे अर्नेस्टो लेक्लाउ और चेंटाल माउफे। तो लेक्लाउ और माउफे इसके विचारक हैं। अर्नेस्ट लेक्लाउ और चेंटाल माउफे। ये वाला जो मार्क्सवाद है, जो इसको हम उत्तर मार्क्सवाद कहते हैं, ये कहते हैं अब मार्क्स का जमाना चला गया है। अब वो जमाना चला गया जब हम आर्थिक नियतिवाद को माने, जब हम परंपरागत मार्क्सवाद को माने, बल्कि अब एक नए मार्क्सवाद को मानना होगा, या फिर इस मार्क्सवाद है ये इतिहास की बात हो गई, अब उत्तर मार्क्सवाद आएगा। क्योंकि अब युग है ये बदल गया है, पूंजीवादी युग नहीं है बल्कि तकनीकी युग आ गया है, अब सूचना प्रौद्योगिकी का युग आ गया है। तो अब मार्क्सवाद का उसी के अकॉर्डिंग नया रूप है वो ढूंढना पड़ेगा। जहां पहले हम पूंजीपतियों का विरोध किया करते थे, आर्थिक प्रभुत्व का विरोध किया करते थे, अब तकनीकी प्रभुत्व का विरोध करना होगा, ये करके और उत्तर मार्क्सवाद आया है। तो आप याद रखें जो पोस्ट मार्क्सिज्म आया है, उत्तर मार्क्सवाद आया है, वो लेक्लाउ व माउफे का आया है। तो आज हमने समकालीन रूप किए मार्क्सवाद के, नव मार्क्सवाद भी किया, विश्लेषणात्मक मार्क्सवाद किया और पोस्ट मार्क्सिज्म भी किया। तो आज हमने दोबारा मैं बताऊं, जब शुरुआत की थी तो मैंने आपको परंपरागत मार्क्सवाद करवाया था, ऑर्थोडॉक्स मार्क्सवाद करवाया था, लेनिन, प्लेखानोव, स्टालिन और ये कराए थे। फिर समकालीन जो परिवर्तन हुए तब मैंने आपको नव मार्क्सवाद करवाया, और नव मार्क्सवाद का मैंने आपको फ्रैंकफर्ट स्कूल करवाया, आलोचनात्मक सिद्धांत शास्त्रियों का, अर्खाइमर हेबरमास का। फिर मैंने आपको बुडापेस्ट का स्कूल करवाया, हंगरी का जॉर्ज ल्यूकोच वाला। फिर मैंने आपको ग्रामसीवाद करवाया, नव ग्रामसीवाद कराया स्टीफन गिल का और रॉबर्ट कॉक्स का। फिर अपन ने चर्चा की संरचनात्मक मार्क्सवाद की, लुई अल्थुजर और निकोलस पोलांजा की। और फिर हमने चर्चा की अस्तित्ववादी मार्क्सवाद की, जीन पाल सार्त्रे वाला। फिर हमने एक और अर्थशास्त्र मार्क्सवाद किया, विश्लेषणात्मक मार्क्सवाद, G.A. कोहेन का, जो कि मार्क्स का वैज्ञानिक और तथ्यात्मक अध्ययन करते हैं। और अंत में हमने चर्चा की पोस्ट मार्क्सिज्म की, और पोस्ट मार्क्सिज्म है वो है लेक्लाउ और माउफे का। चलिए जी, तो ये हमने आज चर्चा की। उम्मीद है कि आपको कुछ नया ज्ञान मिल पाया होगा, मेरी वजह से कुछ नई चीजें आप सीख पाए होंगे। इसी उम्मीद के साथ आप लगातार बने रहिए, और जैसा कि आज तक आपका समर्थन मिला है, मैं ये मानता हूं कि आपका ऐसा प्रेम, सहयोग, समर्थन मुझे मिलता रहेगा। तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।